1.3 में हम आ चुके हैं, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे सामने एक सेंटेंस रखा जाएगा और उस सेंटेंस से तुमको खुद को एक इक्वेशन तैयार करना है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। 1-2 बार करो, आइडिया लग जाएगा। और देखो, इसमें लैंग्वेज पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड यू। इसीलिए जब तक इसको 5 बार ना कर लो तब तक हज़म मत करना इस बात को कि तुमको आ गया है ये अच्छे तरीके से। 5 बार इसका प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही तुमको ये रियलाइजेशन होगा अंदर से कि हाँ दीदी अब मैं तैयार हूँ, अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में भी आ गया तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा। उससे पहले प्लीज़ ये मतलब अपने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत पालना इस बात पे, ठीक है। लेट अस वर्कआउट का जो नंबर 1 वाला पार्ट है वो बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ, बुक निकाल लो, लेट अस वर्कआउट 1.3 निकाल लो। उसका 1 नंबर बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज़ 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 117। क्या बोलना चाह रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है 2 मान लो, एक नंबर है 10, दूसरा नंबर है 10 + 3। कहने का मतलब, ये नंबर मैं खुद से ली हूँ तुमको बात को समझाने के लिए। 2 नंबर है, एक है मान लो 10, दूसरा क्या है 10 + 3 यानी कि 13। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इन दोनों नंबर में 3 का फ़र्क है, इन दोनों नंबर में 3 का फ़र्क है। इसका मतलब इसमें 3 जोड़ेंगे तब जाके ये मिलेगा। उल्टा भी ऐसा बोल सकते हो कि दीदी 10 लाने के लिए आप इस 13 में से अगर 3 हटा दें तो भी तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 पर्सपेक्टिव है, या तो आप 10 से 13 तक पहुंचने के लिए 3 जोड़ दीजिए, या फिर 13 से 10 तक पहुंचने के लिए 3 हटा दीजिए। कुछ भी आप यूज़ कीजिए, कोई भी रास्ता यूज़ कीजिए, बस बात ये आपको याद रखना है कि इन 2 नंबर में रिश्ता ऐसा है कि ये नंबर से 3 ज़्यादा है ये नंबर, उल्टा ये नंबर से 3 कम है नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द 2 पॉजिटिव होल नंबर। अच्छा यहाँ पे देखो, 13 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 13 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करके नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ पे x के टर्म से बातचीत को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लो एक नंबर है x और दूसरा नंबर 3 ज़्यादा है, x + 3। एक नंबर है x, दूसरा नंबर है x + 3। तो क्या तुम इस बात से सहमत हो कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 3 का है। कैसे इस बात से सहमत हो, तुम देख ही लो। अगर x + 3 में जैसे 13 में से 10 माइनस करके 3 आया और तुम इसीलिए तो बोल रहे हो कि 3 का डिफरेंस है, उसी तरीके से अगर x + 3 में से x हटा लोगे तो देखो 3 का ही डिफरेंस आएगा ना। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक नंबर 10 था, उसको मैंने मान लो x ले लिया, ये वाला नंबर 13 ना लेके x + 3 बोला। इन दोनों के बीच का फ़र्क कितना है, 3 का है। तो बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज़ 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 117। इन 2 नंबर्स का डिफरेंस 3 है। कहने का मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x + 3 है और उनके स्क्वायर का सम 117 है। तो दीदी इसको कैसे आखिर करना है, चलो आ जाओ। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि लेट वन नंबर बी x, therefore द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, द अदर नंबर विल बी x + 3। क्योंकि 3 का अगर फ़र्क है तो अगर एक नंबर x है तो अगला x + 3 होगा। यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इन दोनों नंबर के स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और x + 3 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 117 आता है। तो फिर वो नंबर क्या है वो तुमको निकालना है। तो नंबर क्या है दीदी, एक काम करो, पहले यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते हो, a² + 2ab, 2x × 3 है ना, तुम लोग तो जानते ही हो। 2ab यानी 2 × a × b, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 6x, इतना तो आई होप तुमको पता होगा। प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 यानी कि 9। x², 2x² बना दो, 6x यहाँ पे है, +9 - 117 = 0। यानी कि सब कुछ को लेफ्ट में ले आओ। क्यों सब कुछ लेफ्ट में लाना है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट हम लिखते हैं ax + bx = c, इसमें सब कुछ लेफ्ट में होता है इसीलिए। अब 117 में से अगर हम लोग 9 हटा दें तो यहाँ पे बचेगा 2x² + 6x, और यहाँ पे अगर हम लोग 9 हटा लेंगे तो ये बचेगा तुम्हारा 108 है ना, 108 में अगर हम लोग 9, हाँ 117 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास इक्वेशन आया। इस इक्वेशन में एक और हम लोग तामझाम कर सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में से मान लो 2 निकाल लेते कॉमन, क्योंकि सबके पास ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये x² बचेगा। फिर मन ही मन में सोचो 6 को 2 से डिवाइड कर दे तो 3x, माइनस 108 को 2 से डिवाइड कर दे तो 5 और 4 54। तो जो नंबर बचा वो है x² प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। ये नंबर है। तो दीदी क्या, सॉरी ये इक्वेशन है, क्या हम ऐसे लिख के छोड़ दें? नहीं, हमको x का वैल्यू निकालना है, हमको सॉल्व भी करना है। और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 54 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 के टेबल में 2 बार में और 7 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, फिर 3 के टेबल में 1 बार में। तो हमको 3x लाना है, ठीक है। तो अब हम क्या सोच सकते हैं, 3 3 = 9 और 3 2 = 6। 9 माइनस 6 3 होता है और 9 × 6 54 भी होता है। तो हम ये जोड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 3x का जगह लिख सकते हैं 9 माइनस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0, या फिर x² प्लस 9x इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू, यहाँ पे 9 सॉरी x को कॉमन लिया तो x प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 6 को कॉमन लिया तो x प्लस 9 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 9 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है? जब या तो इधर x प्लस 9 का वैल्यू 0 यानी कि x का वैल्यू माइनस 9 हो, या फिर x माइनस 6 का वैल्यू 0 हो यानी कि x का वैल्यू 6 हो। अब यहाँ पे तुमको कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करना है वो कैसे पहचानेंगे? x था क्या? x वो नंबर था जिसको तुमने अज्यूम किया था। तो तुम जानते हो यहाँ पहले से ही बोल चुका है कि जो नंबर है वो एक पॉजिटिव होल नंबर है। तो x का वैल्यू -9 तो हम ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे since it is given that x is a positive whole number, x एक पॉजिटिव होल नंबर है, गिवन है ये बात, तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे गिवन है कि x एक पॉजिटिव होल नंबर है, इसका मतलब है x कैन नॉट बी इक्वल टू -9। हम ये तो ले नहीं सकते, देयरफॉर x का वैल्यू 6 है। तो अगर वन नंबर जिसको हम लोगों ने x लिया था वो 6 है, अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर उससे 6 प्लस 3 यानी कि तुम्हारा 9 के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? ट्रू। तो यहाँ पे वो दो तुम्हारे सामने आ गए। तो ऐसे करके तुमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, नंबर 1 हो चुका हम लोग का। अब आ जाते हैं नंबर 2 वाले क्वेश्चन पे। बुक में मार्क करते चलना, टिक मार्क जो हो जाएगा। नंबर 2 वाला क्वेश्चन क्या है? लेट अस टॉक अबाउट दैट। नंबर 2 वाला बोलता है कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 times ऑफ इट्स हाइट इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 360 स्क्वायर मीटर, लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट। मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास, कुछ बोलता नहीं है तो हम तो एक बहुत स्पेशल वाला राइट एंगल ट्रायंगल मान के चल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि तुम लोग जानते हो कि ये वाला जो खड़ा हुआ, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री है, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया, कुछ बोला नहीं है तो मैंने ड्रॉ कर लिया ये वाला। इसका ये जो सीधा वाला लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस, और ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को बहुत सारे लोग हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 times ऑफ इट्स हाइट। तो मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हाइट को हम लोग मान लेते हैं x। तो जो बेस है, देयरफॉर बेस क्या हो जाएगा? बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा बोलो? तो हाइट का दुगना का प्लस 18, मतलब क्या? देखो रीड करो, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन हाइट नहीं बोला डायरेक्टली, 18 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। तो हाइट का 2 गुना
यानी 2x से और 18 मीटर, इतना ज़्यादा बड़ा बेस है ये, ठीक है। और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है गिवन कि एरिया जो है वो है 360 स्क्वायर मीटर है। तुम अपने आप से सवाल पूछोगे कि ये एरिया जो गिवन है हमें, ये आया कैसे। एक ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हम लोग जब बोल रहे हैं कि एरिया 360 स्क्वायर मीटर, इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 360 के बराबर है ना। एरिया 360, इसका मतलब क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूला के हिसाब से 360 आना चाहिए। और बेस कितना है, बेस है 2x प्लस 18 और हाइट कितना है x, और ये है 360। अब क्या करती हूँ, इस 2 को मैं उस तरफ भेज दे रही हूँ, डिनोमिनेटर में उस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में होगा 360 इंटू 2, ठीक है। मैं इसको मिटा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x 2x प्लस 18, बेसिकली इस x को आगे लिख रही हूँ, और 360 को इससे इंटू करें तो हम लोग देख पा रहे हैं 0, 12, 720। अब यहाँ पे x को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 18x, और इस 720 को इस तरफ ले आए तो 720 इक्वल टू 0। हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हम लोग यहीं पे ले लेते तो अच्छा रहता, बट ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अच्छा 2 जो कॉमन लिया उसके साथ क्या हुआ, पिछले वाले में मुझे नहीं याद आ रहा बताया कि नहीं। 2 जो कॉमन लेंगे ये 0 के नीचे जाएगा ना, 2 कॉमन लेना क्या, 2 मल्टीप्लाई में वो 0 के नीचे जाएगा तो गायब ही हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अब हम लोग लेंगे 360 का फैक्टराइजेशन, तो 2 के टेबल में आ जाएगा ये 180, 2 के टेबल में आ जाएगा 90, 2 के टेबल में 45, 3 के टेबल में 15, 3 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1। क्या लाना है, 9 लाना है। तो कुछ ऐसा जोड़ा हमें बनाना होगा जिससे कि 9 आए। देखते हैं जिससे, कैसा जोड़ा, मतलब ऐसा जोड़ा जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 9 आना चाहिए और जिसको मल्टीप्लाई करके 360 भी आना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें 5 3s are 15, 15 3s are 45, ठीक है, एंड 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो होगा नहीं। 8 3s are 24, हाँ। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 एंड 5 3s are 15, तो 24 में से 15 हटाएंगे तो 9 आएगा, एंड 24 इंटू 15 करके क्या 360 आता है, तो ऑफकोर्स आएगा। एक्चुअल में तुमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जान जाओगे कि 360 आएगा कब, जब तुमने हर एक हिस्सा लिया है। अगर तुमने बीच में कुछ भी मिस आउट नहीं किया है और हर एक हिस्सा तुमने लिया, मतलब कुछ 2 वो कहीं से 3 भी छोड़ा नहीं है, तो इन सबको क्योंकि हर एक तुमने फैक्टर ले लिया है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 360 आएगा। तुम करके देख लो। तो हम ये जोड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं, 24 माइनस 15 x माइनस 360 इक्वल टू 0। इसमें क्या हो जाएगा, 24x माइनस 15x माइनस 360 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 24 माइनस, यहाँ से 15 कॉमन ले ले तो x प्लस 24, माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया। इसका मतलब x प्लस 24 x माइनस 15 का वैल्यू 0 है। अब x प्लस 24 और x माइनस 15 का वैल्यू 0 है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, जब या तो x प्लस 24 0 हो जाए या तो x माइनस 15 0 हो जाए, यानी या तो x का वैल्यू माइनस 24 हो जाए या तो x का वैल्यू 15 हो जाए। अब x था क्या, x था हाइट, याद करो। तो हाइट क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे सिंस x represents the height, so it cannot be negative। नेगेटिव तो नहीं हो सकता वो, इसका मतलब है x माइनस 24 जो था वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब x का वैल्यू 15 है, देयरफॉर हाइट जो है वो 15 है। तो फिर बेस क्या होगा, बेस के साथ हम लोगों ने क्या देखा था, बेस हाइट का डबल प्लस 18 था, यानी 30 प्लस 18 यानी कि 48 मीटर, ये भी मीटर में होगा। बात समझ में आया।
तो इस तरीके का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा ऑफ कोर्स। तो नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज लेस बाई 3 दैन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। अरे बाप रे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इफ़ 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, कोई तो पॉजिटिव होल नंबर है, मुझे नहीं पता वो क्या है, अभी रफली बता रही हूँ, मान लो x, कोई भी पॉजिटिव होल नंबर है, द 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाई 3 दैन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। क्या है, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करो और उसका ट्वाइस ले लो, एक आपके पास होल नंबर है x, इसका आपने स्क्वायर किया और उसका ट्वाइस लिया, आप इसमें से 3 घटाओगे तब जाके ये बराबर आएगा उस x का 5 गुना वैल्यू के बराबर है। मैं ऐसा लिख तो नहीं पाऊँगी, कोई डेटा जब मैं सॉल्व करूँगी तो तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगी रिवर्स गियर में, लेकिन अभी बात को समझो बोल क्या रहा है। अभी मैं नंबर के थ्रू समझा रही हूँ, नंबर सही हो सकते सही गलत ना हो, लेकिन बात को समझो। यहाँ पे मान लो एक नंबर है 10, आपने उस नंबर का स्क्वायर किया, आपने उस नंबर का स्क्वायर करके उसका दुगना ले लिया, तो आपको साफ दिख रहा है 10 का स्क्वायर यानी 100 और 100 का दुगना यानी कि ये हो जाएगा 200। आप उस नंबर से जब 3 घटाएं तो ये बराबर आया उसी नंबर के 5 गुना वैल्यू के बराबर। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा मैच नहीं हो रहा, पर तुम बात को समझो। वो जो नंबर था उसका स्क्वायर करके दुगना लिया, उसमें से 3 माइनस किया, तब जाके वो बराबर आया किसके, अपना उसी नंबर के 5 गुना वैल्यू के। तो थोड़ा अजीब सा टाइप का तो है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे अजीब है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए 5-6 बार जब पढ़ोगे, बार बार ब्रेक कर करके तब समझ में आएगा। तो लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बोल रहा है कि अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करो फिर इसका दुगना लो, उससे 3 कम है उसका 5 गुना वैल्यू। देखो अब रीड करो, द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज लेस बाई 3 कम है वो उस नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस के वैल्यू के बराबर। वो नंबर क्या है, अरे बाप रे। तो ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, सब कुछ लेफ्ट में ले आते हैं। तो -2x² + 3 और +5 तो यहीं पे था। यहाँ पे हम लोग इसके साथ माइनस देखना पसंद नहीं करते, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, 5x वाला कंपोनेंट पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज हो गया। अब ये माइनस उस साइड जाके इसका सिंपल वैल्यू जो है वो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ध्यान देना, पिछले जितने भी केसेस था वहाँ पे सिर्फ x² आ रहा था, इसलिए मैंने ये बताया नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स तुम लोग जानते हो कि 3 × 2 यानी कि 6 करना होगा, आपको 6 का फैक्टराइजेशन करना होगा, जो कि साफ पता है आपको क्या होने वाला है। तो 5 लाने के लिए आप 2 + 3 कर सकते हैं। 2 + 3 5 आ जाएगा, या 3 + 2 5 आ जाएगा, आपका जो मन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 5 की जगह लिख लेते हैं 2 + 3। 2 + 3 5 भी आ जाएगा और 2 × 3 6 भी आ जाएगा, जो हमको चाहिए होगा। 2 × 3 6। 2x² - 2x - 3x - 3 = 0। तो यहाँ से x कॉमन ले ले, 2x कॉमन ले ले, तो x - 1, और यहाँ से 3 कॉमन ले ले। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक बात है, जैसे ही तुम यहाँ पे 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x + 1 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे यहाँ x - 1 है, यहाँ x + 1 है, इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन सही नहीं है। और यहाँ पे ट्रायल एंड टेस्ट की वजह से ही तुमको पता चलेगा। यानी जब तुम देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर जो कंपोनेंट है उनके साइन डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका फैक्टराइजेशन कुछ और तरीके से हो सकता था। 2 + 3 लिखने के बजाय तुम यहाँ पे 6 - 1 करते, तो 6 - 1 भी 5 ही ला के देगा, और 6 × 1 भी 6 ही आएगा। तो अब देखोगे तुम कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 6x - + x - 3 = 0। 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x - 3, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया, x - 3। देख रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, x - 3 x - 3। इसका मतलब 2x + 1 और x - 3। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब ज़ीरो हो सकता है, बोलो? दो चीज़ों का प्रोडक्ट दीदी तभी ज़ीरो होगा जब या तो 2x + 1 ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाए, यानी कि 2x का वैल्यू -1 यानी कि x का वैल्यू -1/2 हो जाए, या फिर x - 3 का वैल्यू 0 हो जाए, या फिर x का वैल्यू 3 हो जाए। ये दो केसेस। तो तुम लोग कौन सा सेलेक्ट करोगे?
तो ध्यान से रीड करो अपने क्वेश्चन को। द 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर। तो पॉजिटिव होल नंबर है, x ही तो वो नंबर था जो हम लोगों ने अज्यूम किया था, तो हम लोग ये नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x इज़ अ पॉजिटिव होल नंबर, क्योंकि x एक पॉजिटिव होल नंबर है, इसका मतलब है x का वैल्यू हम -½ नहीं ले सकते, इसका मतलब x का वैल्यू 3 है। तो 3 वो नंबर है। तो दीदी क्या आप सही बोल रही हैं? देखो, आ जाओ देखो, अगर तुम इस 3 नंबर का स्क्वायर करोगे और फिर इसका ट्वाइस करोगे और फिर उसमें से 3 हटा दोगे तो बराबर आएगा उस नंबर के 5 गुना वैल्यू के। देखते हैं आता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 - 3, 18 - 3 कितना आता है 15। क्या 3 का 5 गुना करने से भी 15 नहीं आता? तो 3 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करके अगर तुमने ट्वाइस लिया, उसमें से 3 हटाया तो बराबर आ जाता है उस नंबर के 5 गुना वैल्यू के। थोड़ा ट्विस्टी क्वेश्चन है, आई नो दैट, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, इसको करना एक बार प्रैक्टिस। ऑलराइट है, क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 200 किलोमीटर। द टाइम टेकन बाई मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज लेस बाई 2 hours than the time taken by a jeep car. If the speed of the motor car is 5 kilometers per hour more than the speed of the jeep car, then let us calculate the speed of the motor car. क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है दीदी? एक सेकेंड, 2 जगह है A, B। यहाँ पे जाने के लिए या तो तुम ये रफली लिख रहे हो, एक्चुअल सम्स अभी नहीं करो समझाने के लिए, या तो तुम जीप कार का यूज़ करो या तो तुम मोटर कार का यूज़ करो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर कार का जो स्पीड है वो जीप कार की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर जीप कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो मोटर कार का स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। और इन लोगों को जो डिस्टेंस कवर करना है वो 200 किलोमीटर का है। दोनों ही कितना डिस्टेंस, तो दोनों का स्पीड कितना है, इसका स्पीड अगर x है, इसका स्पीड x + 5 है। ये कितना डिस्टेंस कवर करना चाह रहा है, ये कवर करना चाह रहा है 200 किलोमीटर डिस्टेंस और ये भी 200 किलोमीटर डिस्टेंस। अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी, क्या तुमको पता नहीं है कि स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर मैं टाइम को लेफ्ट में भेज दूँ और स्पीड को नीचे भेज दूँ तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड कर सकते हैं। दीदी लॉजिक क्या होगा इसका? लॉजिक ये है कि अगर मैं तुमको ये बोल दूँ कि पता है कि मैं पर किलोमीटर मैं 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलती हूँ और मुझे 200 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करना है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं खुद से वैल्यू लेकर तुमको समझा रही हूँ। मैं हर घंटे 10 किलोमीटर का फासला तय करती हूँ। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि मैं हर घंटे 10 किलोमीटर का दूरी तय करती हूँ। तो तुम बोलोगे दीदी अगर आपको तकरीबन 1 घंटा, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय लगता है, स्पीड क्या बता रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रही है 1 घंटे में, यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगी 1/10 आवर में। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगी 200/10 यानी कि 20 घंटे में। तो क्या इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं निकल गया कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको कितना समय लगेगा? आप इतना बता दीजिए आपका डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड करके हम बता देते हैं। तो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितना है x, इसका डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड क्या है x + 5। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतना घंटा लगेगा इसको, इतना घंटा लगेगा इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर कार को 2 घंटा कम लगता है एज़ कम्पेयर टू जीप कार। क्यों? क्योंकि मोटर कार का स्पीड ज़्यादा है ना, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जीप कार, इसलिए मोटर कार ज़्यादा जल्दी डिस्टेंस को कवर कर पाता है जीप कार के मुकाबले। तो टाइम टेकन जीप कार को लग रहा है 200/x, इसको लग रहा है 200/x + 5। इसको कम समय लगता है क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। तो मान लो अगर इसको मान लो 15 घंटे लगा तो इसको 2 घंटे कम, 13 घंटे में ही वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो इन दोनों के टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 घंटा का।
ठीक है, सेम लॉजिक को हम यहाँ यूज़ करेंगे। लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ द जीप कार वी एक्स। जीप कार के स्पीड को हम x मान लेते हैं। लेट देयरफॉर द स्पीड ऑफ द मोटर कार, तो मोटर कार का स्पीड क्या होगा, हम तो जानते हैं x + 5, ये x किलोमीटर पर आवर है। मोटर कार का स्पीड क्या होगा, x + 5 किलोमीटर पर आवर। सही बात है। टाइम टेकन बाय जीप कार टू ट्रैवल 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर एक जीप कार को ट्रैवल करना है, कंप्लीट करना है, तो उसको कितना समय लग जाएगा, 200/x। अभी बताया टाइम टेकन कैसे निकालते हैं, आवर। टाइम टेकन बाय मोटर कार टू ट्रैवल 200 किलोमीटर, 200/x + 5। तो बताओ तो किसको ज़्यादा समय लग रहा है, जीप कार को ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि मोटर कार तो स्पीड में ज़्यादा है तो उसको कम समय लगेगा। तुम ऐसे भी थोड़ा सा याद रखो भाई, तुमको पता है ना ये चीज़, बेसिक सा बात है कि डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा हो जाता है। दीदी आपने क्या बोला, मान लो एक नंबर है 1/2 और एक नंबर है 1/3, छोटा कौन सा है, ये छोटा है। बस 3 देख के एक्साइटेड मत हो, 1/3 लिखा है। इसका मतलब है मान लो कोई एक रोटी है जिसका तुमने 2 टुकड़ा किया, तो टुकड़ा का साइज़ तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही रोटी का अगर तुम 3 टुकड़ा कर दो तो टुकड़ा का साइज़ छोटा हो जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे x + 5 यानी स्पीड बढ़ने की वजह से ओवरऑल टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन खुद ही बोल दे रहा है कि टाइम डिफरेंस कितना लग रहा है, यहाँ पे बोल रहा है देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इज 200 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज 2 आवर्स लेस। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये जो समय ले रहा है जीप कार, मान लो ये 15 घंटे ले रहा है, उसमें से मोटर कार जो समय ले रहा है 200/x + 5 माइनस करेंगे तो ये 2 आना चाहिए। 15 - 13 घंटा 2 आना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 200 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x + 5 = 2। हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं 100, तो ये हो जाएगा 100 × 1/x = 1। अब हम इस 100 को उस तरफ भेज दे रहे हैं। एक्चुअली 100 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड होने लगेगा। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा x + 5 दोनों आएगा। अब तुमको सोचना है इस पूरे चीज़ को इससे डिवाइड करें, x + 5 को x से डिवाइड करें तो x और x तो कट जाएगा, तो x + 5 बचेगा। और इस पूरे चीज़ को इससे डिवाइड करें तो x बचेगा ना। इस पूरे चीज़ को अगर x + 5 से डिवाइड ही कर दें तो x बचेगा। x² + 5x = 1/100। ये और ये कट गया, यानी 5/x² + 5x = 1/100। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 500 = या फिर इसको पहले से कर देते हैं, तो x² + 5x, क्योंकि 1 है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इससे मल्टीप्लाई करें तो 500, यानी x² + 5x - 500 = 0। तो 500 2 के टेबल में 250, फिर 2 के टेबल में 125, फिर 5 के टेबल में 25, फिर 5 के टेबल में 25। तो लाना है मुझे 5x। तो 5x लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 5 = 25 और 5 देखो 2 2 = 4, 4 2 = 2 2 = 4, 4 5 = 20 और 5 5 = 25। 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 25 और 20 को इंटू करेंगे तो 500 भी आ जाएगा। तो हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं, 25 - 20। को कॉमन ले लेना। तुम देखना अगर तुम 500 में से
20 को कॉमन ले लोगे तो 25 ही बचेगा। x प्लस 25, क्योंकि माइनस 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 कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो x प्लस 25 x माइनस 20 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 25 का वैल्यू 0 है या तो x माइनस 20 का वैल्यू 0 है, यानी x का वैल्यू या तो 25 माइनस 25 है या तो x का वैल्यू प्लस 20 है। अब x था क्या, x था स्पीड ऑफ द जीप कार। किसी का स्पीड नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सिंस x is the speed of the jeep car, so it can't be negative। इसका मतलब x का वैल्यू माइनस 25 हम नहीं ले सकते, इसका मतलब x का वैल्यू 20 होगा। और अगर जीप कार का स्पीड, किसका पूछा है, राइट द स्पीड ऑफ द मोटर कार, तो अगर जीप कार का स्पीड 20 है तो हम जानते हैं 20 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर है, तो हम जानते हैं कि मोटर कार का स्पीड 5 ज़्यादा ही है। (25 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया। 5 पे बोल रहा है द एरिया ऑफ अमिताज rectangular land is 2000 square meter and the perimeter is 180 meter. Let us write by calculating the length and breadth of Amita's land। ठीक है, देखो समझो, area of a rectangular land, हम लोग जानते हैं एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ करके, जो कि दिया हुआ है 2000 स्क्वायर मीटर। ठीक है। सिमिलरली पेरीमीटर भी दिया हुआ है, (2l + b) होता है। अब कोई अगर फॉर्मूला भूल गया तो लेट मी जस्ट रिमाइंड देम। ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ होता है लंबा वाला साइड, ये ब्रेथ होता है, ये भी ब्रेथ है सेम, और ये वाला l है। तो एरिया यानी कितना जगह ले रहा है, इसके लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। और एरिया में हमेशा स्क्वायर मीटर शब्द यूज़ होता है। सेंटीमीटर में नापा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापा है तो स्क्वायर किलोमीटर, बट स्क्वायर करके लिखते हैं। और पेरीमीटर का मतलब होता है अगर तुम एक कोने में खड़े हो जाओ और तुम पूरा का पूरा बाउंड्री पे चलो और वापस उसी कोने पे लौटो, तो तुमने कितना टोटल दूरी, कितना टोटल डिस्टेंस तय किया। तो तुम यहाँ पे देखो, ये लेंथ प्लस ये ब्रेथ प्लस ये लेंथ प्लस ये ब्रेथ, इसका मतलब लेंथ 2 बार, ब्रेथ 2 बार, इसका मतलब 2 कॉमन ले ले तो फॉर्मूला बन जाता है 2 ब्रैकेट l + b। यह है पेरीमीटर का फॉर्मूला। और ये दिया हुआ है 180 मीटर। पेरीमीटर में कोई, क्योंकि पेरीमीटर कोई एरिया नहीं है, पेरीमीटर डिस्टेंस है, कितना दूरी बाउंड्री हुआ, तो यहाँ पे इसलिए स्क्वायर मीटर शब्द जैसा कुछ यूज़ नहीं होता। अब इन्हीं 2 इन्फॉर्मेशन के थ्रू तुमको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता लगा लेना है। कैसे लगाएंगे, हम बोलेंगे कि गिवन क्या है, हमें गिवन है कि लेंथ इंटू ब्रेथ करके 200 स्क्वायर मीटर आता है। इसका मतलब लेंथ का वैल्यू 200/b लिखा जा सकता है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है 2l + b = 180, तो लेंथ तो 2000/b भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना, अच्छा पहले यहाँ पे देखो 2 से इसको काट देते हैं, दिस विल बी 90, यानी l + b का वैल्यू आ गया 90, है ना। l + b का वैल्यू 90 आ गया। पेरीमीटर के साथ दिया हुआ है कि पेरीमीटर 180 के बराबर है, यानी l + b का वैल्यू 90 है, जिसमें l 2000/b करके मैंने लिखा है, तो l की जगह मैं 2000/b लिख सकते हूँ। इसको ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं हो, यहाँ पे बस लिख देना। ये अचानक से 2000/b कैसे है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे दें तो इक्वेशन 1 वाला वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दे रहे हैं, तो हम लोगों को ये मिला। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे सामने है, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2000/b + b = 90 है। इसमें हम लोग चाहें तो अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो इसके बाई नीचे b आ गया, तो 2000 प्लस b को डिवाइड किया 1 से तो b ही बचा, और b ऊपर भी है तो यानी b², और यह 90 है। इसको इधर भेज दें तो 2000 + b² = 90b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं
कि बी स्क्वायर 90b को इस तरफ लाया तो -90b प्लस 2000 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का चेष्टा में थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 को लिख सकते हैं 2 के टेबल में 1000, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा, आई होप दिख रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 के टेबल में 125, फिर आ जाएगा 5 के टेबल में 25, फिर आ जाएगा 5 के टेबल में, फिर आ जाएगा 5 के टेबल में। लाना है 90, कुछ ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे 90 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2000 भी आए। तो हम लोग क्या यहाँ पे सिलेक्ट करें, मान लो अगर 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 इंटू 5 कितना होता है, ख़त्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया और एक 5 ख़त्म हो गया। अब क्या बजाय 5 5 से 25, 25 इंटू 2 इज़ 50, तो 50 प्लस 4 करने से 90 आएगा और 50 इंटू 4 करके 2000 भी आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लेंगे 50 प्लस 4, 50 प्लस 4 मतलब 40, प्लस माइनस माइनस 40b प्लस 2000 इक्वल टू 0। यानी कि b कॉमन ले ले तो b माइनस 50 और यहाँ पे माइनस 40 कॉमन ले ले तो b माइनस 50 इक्वल टू 0। यानी b माइनस 50 और b माइनस 40 आया इक्वल टू 0। b माइनस 50 अगर 0 है इसका मतलब b का वैल्यू 50 है, और b माइनस 40 अगर 0 है इसका मतलब b का वैल्यू 40 है। तो दीदी दोनों ही चलेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है और ब्रेथ, किसी रेक्टेंगल का ब्रेथ नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो दोनों ही चलेगा। तो हम बोलेंगे इफ़ b इक्वल्स टू 50 तो लेंथ कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ करके 2000 आना चाहिए। इसमें से अगर ब्रेथ 50 बोल दिया गया है तो इसका मतलब लेंथ कितना होगा 2000 बाई 50, तो ये हो जाएगा आपका 40। सिमिलरली अगर ब्रेथ 40 है तो यहाँ पे लेंथ कितना आएगा आपका, यहाँ पे अगर ब्रेथ 40 है तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा 2000, जो कि हो जाएगा तुम्हारा लेंथ इंटू 40 इक्वल्स टू 2000। इसका मतलब 2000 बाई 40, इसका मतलब है 50, तो लेंथ आ जाएगा 50। अच्छा, अब इन दोनों में क्या सिलेक्ट करें, अगर ब्रेथ 50 है लेंथ 40 है, अगर ब्रेथ 40 है तो लेंथ 50 है, तो याद रखना लेंथ हमेशा बड़ा होता है ना, लेंथ तो हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है। सो हम लोग बोलेंगे सिंस लेंथ इज़ ग्रेटर देन ब्रेथ, लेंथ हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हम लोग ये वाला जोड़ा सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे लेंथ 50 है, 50 वॉट 50 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर। बात समझ में आया? दोनों ही ठीक है, लेकिन यहाँ मिला होता है क्योंकि यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट का बात उनको समझ में ही नहीं आता है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। क्या है देखो, समझो इस बात को, यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट है क्या। जो ये तुम लोग लिखते हो ना 1s 10s 100, इसमें वंस वाले प्लेस को हम लोग यूनिट्स डिजिट कहते हैं। यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा उसको हम लोग यूनिट्स डिजिट कहेंगे, यहाँ पे जो लिखा होगा उसको हम लोग टेंस डिजिट कहेंगे। ठीक है, अब ज़रा समझना, कोई नंबर अगर लिखा है, मान लो कोई नंबर है 42, इसका मतलब है टेंस डिजिट में हम लोग को लिखना होगा 4 और यूनिट्स डिजिट में लिखना होगा 42। तो ये समझना, टेंस डिजिट में जो लिखा हुआ है वो है 4, यूनिट्स डिजिट में जो लिखा हुआ है 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर तुमको नंबर पता लगाना है, मान लो तुमको बस इतना कोई बता दे आके कि पता है 1s डिजिट में मैंने 2 लिखा है और 10s डिजिट में 4 लिखा है, तो नंबर कितना है बताओ। तो तुम बोलोगे देखो भाई, जो 4 तुमने 10s डिजिट में लिखा है उसका मतलब है कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 2 तुमने यूनिट्स डिजिट या 1s डिजिट में लिखा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 40 + 2 इसका मतलब है 42। सिमिलरली अगर कोई आके बोलता है कि पता है मैंने 1s डिजिट में 3 बिठाया है और 10s डिजिट में 6 बिठाया है,
तो नंबर क्या होगा? तो तुम बोलोगे देखो तुमने जो 10th डिजिट में बिठाया होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो 1st डिजिट या यूनिट्स डिजिट में बिठाया होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग बता देंगे कि नंबर 63 है। ठीक है, ये सब पंचनामा मैं क्यों कर रही हूँ? नंबर 6 वाला पढ़ो। ठीक है, 6 वाला इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं बोल देती हूँ। ठीक है, बोल रहा है द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, एक नंबर है जो 2 डिजिट को यूज़ करके बनाया गया है। बोल रहा है उसका 10th डिजिट इज़ लेस बाय 3 दैन द यूनिट्स डिजिट। इसका कहने का मतलब है, समझो अगर मान लो उसके यूनिट्स डिजिट में, मान लो उसके यूनिट्स डिजिट में 5 लिखा है, तो उसके 10th डिजिट में जो भी नंबर लिखा है उस यूनिट डिजिट में लिखे हुए नंबर से 3 कम है, यानी 2 लिखा हुआ है। कहने का मतलब समझो 1st डिजिट में जो भी लिखा है 10th डिजिट में उससे 3 कम लिखा है, तो 5 में से 3 कम यानी 2 लिखा है। अगर 1st डिजिट में 7 लिखा होता तो फिर उससे 3 कम यानी कि 4 लिखा होता। यानी कि जो भी लिखा हुआ है यूनिट्स डिजिट में उससे 3 कम 10th डिजिट में लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर इन द यूनिट्स डिजिट या फिर इससे ऐसे लिख दो, लेट द यूनिट डिजिट बी x। यूनिट डिजिट अगर x है देयरफॉर द 10th डिजिट क्या होगा? 10th डिजिट उससे 3 कम है। ठीक है, ओके। बोल रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द रिजल्ट इज 15। तो मान लो इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स क्या क्या हैं? 10th डिजिट में x-1 x-3 और यहाँ पे x है, तो ये है x-3 और यहाँ पे है x। इन दोनों का प्रोडक्ट लिख के रख लिया। बोल रहा है कि जो नंबर एक्चुअल में है उससे इसका प्रोडक्ट जब माइनस करेंगे तो 15 बचता है। दीदी कहानी नहीं समझ में आ रहा, देखो समझो। मान लो एक नंबर है 1st डिजिट में 7, तो 10th डिजिट में उससे 3 कम यानी 4 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 4 × 7 28। बोल रहा है कि 47 यानी कि जो नंबर है, ये नंबर तुम पता कैसे लगाए? 47 तुमने बोला कि जो भी 10th डिजिट में रखा है आप उसको 10 से मल्टीप्लाई की, जो भी 1st डिजिट में रखा है उसको 1 से मल्टीप्लाई की, तो आपको पता चल गया 47। उस नंबर में से इसका प्रोडक्ट यानी 4 × 7 यानी कि 28 माइनस करो, एक रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से जो नंबर होगा, इस केस का नंबर क्या होगा कि जो भी 10th डिजिट में रखा है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो भी 1st डिजिट में है उसको आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10x - 30 + x, 10x + x यानी 11x - 30, ये वो नंबर है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि अगर आप इस नंबर में से 11x - 30 में से अगर आप माइनस कर दो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था x × x - 3, तो रिजल्ट 15 आएगा। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 11x - 30 माइनस x × x x², x × 3 3x, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। तो -x² पहले लिख लेते हैं, +11x है, +3x है, -30 और इस 15 को भी इधर ले आए तो -15। अब क्या करेंगे? -x² + 14x - 45 = 0। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 14x + 45 = 0। मतलब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 14x + 45 = 0। अब 45 का हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमको लाना कितना है? हमको 14 लाना है। कुछ ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 14 आए और जिसको मल्टीप्लाई करके 45 आए। तो साफ दिख रहा है अगर हम लोग यहाँ पे 3 × 3 9 में 5 जोड़े तो 14 आ जाएगा, और 9 × 5 45 भी आ जाएगा। तो यहाँ जो जोड़ा हम बना सकते हैं वो है 9 + 5, और यहाँ पे 45 प्लस में है और यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस में। प्लस माइनस माइनस,
इसका मतलब x माइनस 9 और x माइनस 5 इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका क्या मतलब निकल के आया कि या तो x माइनस 9 का वैल्यू 0 है या तो x माइनस 5 का वैल्यू 0 है, यानी या तो x का वैल्यू 9 है या तो x का वैल्यू 5 है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली तुमसे पूछा ही गया था कि यूनिट्स डिजिट में जो तुमने लिखा है उसका वो कितना है, तो x क्या था, x वही नंबर था जो यूनिट्स डिजिट में लिखा है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द यूनिट्स डिजिट नंबर इज ईदर या तो 9 है या फिर 5 है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो दीदी आप क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछ क्या रहा था और आपने निकाला क्या, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर वंस डिजिट यानी यूनिट्स डिजिट, मान लो उसका नंबर मान लो 9 है, मान लो 9 है, तो टेंस डिजिट में उससे 3 कम, तो 9 में से 3 कम यानी कि 6 होगा, 69। अब यहाँ पे अगर तुम इसका नंबर निकालो तो नंबर क्या होगा, 6 इंटू 10, 9 इंटू 1 यानी कि 60 प्लस 9 यानी कि 69। इस नंबर में से अगर इसका प्रोडक्ट 6 इंटू 9 यानी कि तुम्हारा आ जाएगा 54 माइनस करोगे तो देखना आंसर आएगा 15। तो देखो यही बोलना चाह रहा था कि अगर वो नंबर में से उसके प्रोडक्ट्स जो टेंस और वंस डिजिट में लिखे हैं उनके प्रोडक्ट्स को माइनस करो तो वर्कआउट ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ। अच्छा हो तुम पकड़ गए इस बात को। देखो बोल कह रहा है देयर आर 2 पाइप्स इन अ वाटर रिजर्वायर ऑफ अ स्कूल। 2 pipes together take 11 1/9 minutes to fill the reservoir. If the 2 pipes are opened separately, then one pipe would take 5 minutes more time than the other pipe. Let us calculate the time taken to fill the reservoir separately by each of the pipe. इस बात को थोड़ा समझना, थोड़ा सा इस बात को समझो। मान लो एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर क्या होता है, ज़मीन को खोदकर उसमें पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। इससे 2 पाइप कनेक्ट किया गया। 2 पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए ना तो फिर दोनों के दोनों पाइप्स 11 1/9 मिनट्स में ये पूरे रिजर्वायर को भर देंगे। 11 1/9 मिनट्स होता कितना है वो हम लोग अभी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। पाइप 1 है ये, पाइप 2 है। लेकिन अगर इनको अलग अलग खोला गया, मान लो पाइप 2 बंद कर दिया गया, सिर्फ पाइप 1 को काम पे लगाया गया, तो पाइप 1 पाइप 2 के मुकाबले बोल रहा है 5 मिनट्स मोर टाइम लेता है। पाइप 1 पाइप 2 के मुकाबले ज़्यादा टाइम लेता है, 5 मिनट ज़्यादा। अब तुम बोलोगे दीदी 5 मिनट ज़्यादा क्यों लेगा, हो सकता है कि ये पाइप पतला हो सकता है ये पाइप पतला हो तो बहुत कम पानी फ्लो होता है इसके थ्रू, इसलिए इसको 5 मिनट ज़्यादा लग जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं हमेशा तुमको ये बोलती हूँ कि इसको एक बार पॉज करके तुम लोग इसको 3-4 बार पढ़ो, 3-4 बार खुद से रीड करो। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। यहाँ पे पहली बात तो पाइप बोल रहा है ना कि अगर अकेले सेपरेटली ओपन किया गया तो पाइप 1 जो है वो 5 मिनट ज़्यादा लेता है, 5 मिनट ज़्यादा लेता है, लेकिन बता तो नहीं रहा कि कितना लेता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट देयर बी 2 पाइप्स, जिसको हम लोग पाइप ए बोलेंगे और पाइप बी बोलेंगे। ठीक है, पाइप ए और पाइप बी। अगर हम लोग पाइप ए का देखें, लेट पाइप ए टेक x minutes to fill the complete reservoir। हम बोल रहे हैं कि पाइप ए को पूरा का पूरा x मिनट लग गया पूरा रिजर्वायर को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो पाइप बी को कितना लगा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में खुद पाइप ही बोला नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 1 पाइप वुड टेक 5 मिनट्स मोर टाइम। तो यहाँ पे तो बोला नहीं कि फर्स्ट वाला पाइप ज़्यादा टाइम ले रहा है सेकंड वाला, तो हम किसी को ही मान के चलेंगे। हम पाइप 2 मान लेते हैं, पाइप बी मान लेते हैं। हम बोल रहे हैं देयरफॉर टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल the full reservoir
पूरा रिजर्वॉयर भरने के लिए इसको कितना लगेगा, x प्लस 5 मिनट्स और लगेगा। अब इस सेम स्टेटमेंट को घुमा के लिखेंगे, देखो कैसे। इसका मतलब एक, देखो इस एक पे फोकस करो, एक कंप्लीट रिजर्वॉयर को भरने में इसको x मिनट लगा, तो घुमा के हम लोग लिख रहे हैं 2, ये निकला इन x मिनट पाइप A fills 1, यहाँ पे लिखो 1 रिजर्वॉयर। मतलब अगर आप x मिनट के लिए पाइप A को सिर्फ खुला रखोगे तो वो पूरा का पूरा रिजर्वॉयर भर दिया, तो फिर 1 मिनट में वो कितना भर पाएगा, 1/x पार्ट ऑफ रिजर्वॉयर। दीदी बात ही नहीं समझ में आया, बात को थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो पाइप A को पूरा 10 मिनट लगता है एक कंप्लीट रिजर्वॉयर को भरने के लिए, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 10 मिनट लग गया एक रिजर्वॉयर को भरने में, तो 1 मिनट में रिजर्वॉयर सिर्फ कुछ टुकड़ा ही भर पाया होगा। अरे बाबा 10 मिनट लग गया रिजर्वॉयर को पूरा भरने में, तो अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए पाइप ओपन किया गया तो रिजर्वॉयर पूरा नहीं भरता, सिर्फ रिजर्वॉयर का एक टुकड़ा भरता। कितना टुकड़ा भर जाता, केवल 1/10 हिस्सा ही भर पाता। तो अगर 10 मिनट लग रहा है एक पूरा रिजर्वॉयर को भरने में, तो 1 मिनट में सिर्फ 1/10 पार्ट ही भर पाता रिजर्वॉयर का। एकदम सेम लॉजिक से अगर x मिनट में पाइप A एक रिजर्वॉयर को भर पा रहा है, तो 1 मिनट में सिर्फ 1/x रिजर्वॉयर को ही वो भर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इफ, या फिर ऐसे लिखते हैं इन x प्लस 5 मिनट्स पाइप B कैन फिल 1 रिजर्वॉयर। इसका मतलब है इन 1 मिनट इट कैन फिल, सो अगर x प्लस 5 मिनट्स लग जाते हैं, 15 मिनट लग जाता है उसको एक रिजर्वॉयर भरने में, तो 1 मिनट में वो सिर्फ 1/15 हिस्सा ही भर पाएगा, 1/x प्लस 5 हिस्सा ही भर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये लोग साथ में काम करें ना, तो ये अकेले 1 मिनट में कितना भर पा रहा है, इतना। ये अकेले 1 मिनट में कितना फिल कर पा रहा है, इतना। समझना, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर सिर्फ पाइप A को खोला गया तो ये अकेले 1 मिनट में सिर्फ 1/x पार्ट ही रिजर्वॉयर का भर पाएगा। अगर सिर्फ पाइप B को खोला गया तो ये 1 मिनट में सिर्फ 1/x प्लस 5 पार्ट ही भर पाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक साथ ही खोल दिया जाए तो ये तो 1/x पार्ट भर रहा है 1 मिनट में, देन इन 1 मिनट टुगेदर दे कैन फिल। तो अगर 1 मिनट में पाइप A 1/x पार्ट भर रहा है और 1 मिनट में पाइप B 1/x प्लस 5 पार्ट भर रहा है, 1 मिनट के अंदर दोनों साथ आ जाए तो फिर इतना पार्ट भर पाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 1/9 मिनट्स में पूरा भर जाता है। तो अगर ये लोग 11 1/9 मिनट्स में साथ में ओपन कर दिया जाए, इफ बोथ पाइप्स आर ओपनड 11 1/9 मिनट्स, देन समझो 1 मिनट में दोनों इतना रिजर्वॉयर को भर पाते हैं। समझो मान लो ये रिजर्वॉयर है, यहाँ से एक पाइप जोड़ा है, यहाँ से एक पाइप जोड़ा है, पानी इससे गिरता है, पानी इससे गिरता है, 1 मिनट में ये लोग इतना पानी एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। बोल रहा है अगर 11 1/9 मिनट्स के लिए जो छोड़ दिया जाए, तो क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा है कि 11 1/9 मिनट्स में पूरा रिजर्वॉयर ये लोग भर देते हैं। तो 11 1/9 मिनट्स में पूरा रिजर्वॉयर साथ में मिलकर भर देंगे। तो देन तो मैं ये निकालना चाह रही हूँ कि अगर 1 मिनट में, समझो अगर 1 मिनट में, लिखना मत, अगर 1 मिनट में 1/x प्लस 1/x प्लस 5 पार्ट भर रहे हैं, तो 11 1/9 यानी कि इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो 100/9 मिनट्स में ये लोग 100/9 इंटू इतना पार्ट भर पाएंगे, है कि नहीं है? बात समझे नहीं? 1 मिनट में इतना भर रहे तो इतना मिनट्स में मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। तो 11 1/9 मिनट्स में लोग कितना भर पाएंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 100/9
और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमको ये बात पता है कि 100/9 1/x प्लस 1/x प्लस 5 ये जितना फिल हो रहा है ये पूरा रिजर्वॉयर, एक कंप्लीट रिजर्वॉयर को भर देगा। 11/9 1/9 यानी 100/9 मिनट्स के लिए दोनों पाइप को साथ में खोल दिया गया तो पूरा रिजर्वॉयर कम्प्लीटली भर जाएगा। तो ये जो आएगा ये पूरा एक रिजर्वॉयर भर दिया होगा। इस 100/9 को अगर उस साइड भेजो तो 9 डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x प्लस 5, तो इसको इससे डिवाइड किया तो x प्लस 5, इसको इससे किया तो x, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 5 और नीचे क्या है x² प्लस 5x इक्वल टू 9/100। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी 2x प्लस 5 बाई x² प्लस 5x इक्वल टू 9/100। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो 200x प्लस 500 9x² प्लस 45x। तो अगर हम लोग 9x² को इस तरह भेजें तो माइनस 9x² माइनस 45x माइनस 200 सॉरी प्लस 200x 9x² को इस तरह लेंगे तो माइनस 9x², 45x को इस तरफ लेंगे तो माइनस 45x, 200x तो यहीं पे था तो उसके साथ माइनस क्यों करेंगे, जो साइन है वही देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 9x² माइनस 155x प्लस 500। अब 5 × 9, तो 5 × 9 यानी 45 और 0 155 लाना है। 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा 750, 2750 नहीं आएगा, आई एम सॉरी 2250, फिर 1125, फिर यहाँ पे आएगा 5 के टेबल में 2 बार में 2 बार में 5 बार में, फिर 5 के टेबल में 4 बार में और 5 बार में, 5 के टेबल में 9। अगर हम लोग 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 × 4, 45 × 4 करेंगे तो 180 आएगा, 180 और यहाँ पे 5 × 5 25, 155 आ जाएगा और 180 × 25 4500 भी आएगा। यानी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम कर रही हूँ, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 200 में से 45 गया तो 155 होगा, प्लस में आएगा क्योंकि 200 बड़ा है, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 9x² 155x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। माइनस अगर उस साइड चला जाएगा मतलब माइनस हट जाएगा तो 9x² माइनस 155x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। और अभी हम लोगों ने देखा कि जोड़ा में हम लोग अगर करें तो 9x² यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 25 x माइनस 500 इक्वल टू 0, यानी 9x² 180 प्लस 25x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। इसमें से अगर हम लोग 9x को कॉमन ले लें तो x माइनस तुम्हारा आ जाएगा 20 और यहाँ पे 25 कॉमन ले लें तो x माइनस 20। तो 9x प्लस 25 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी 9x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, यानी 9x का वैल्यू है माइनस 25, यानी x का वैल्यू है माइनस 25/9। सिमिलरली x माइनस 20 0 है, यानी x का वैल्यू है 20। तो हम इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो x था क्या, x था जो तुम्हारा पाइप टाइम ले रहा है उसको फिल करने के लिए, पाइप A जो टाइम ले रहा है, तो क्या टाइम कभी नेगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही सिलेक्ट करेंगे। तो लास्ट में पूछा क्या था, टाइम टेकन टू फिल द पाइप सेपरेटली, तो इसका मतलब है सिंस x इज़ द
टाइम टेकन बाय पाइप A टू फिल द रिजर्वॉयर सेपरेटली अगर हम लोग रिजर्वॉयर को फिल करना चाहते हैं तो x जो समय ले रहा है वो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे x तुम्हारा समय ले रहा है, सॉरी पाइप A समय ले रहा है x -25/9 तो नहीं ले सकते, इसका मतलब x का वैल्यू 20 है, 20 मिनट्स। यानी पाइप A अगर अकेले उस रिजर्वॉयर को भरे तो उसको 20 मिनट लगेगा। देयरफॉर पाइप B जिसको x + 5 मिनट्स और लग जाता है, इसका मतलब उसको 20 + 5 यानी कि 25 मिनट्स लगेगा। ऑलराइट, नंबर 8 वाला क्या बोल रहा है, पोर्ना एंड पीयूष टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। और सेपरेटली काम करेंगे तो यहाँ पे पीयूष को याद रखना, वहाँ पे पोर्ना लिखा हुआ है, उसको काट के पीयूष कर लो। पीयूष को 6 days ज़्यादा लग जाएगा पोर्ना के मुकाबले। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना टाइम अकेले पोर्ना को लगता है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है 7 वाला जैसा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर 7 वाला इंपॉर्टेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, पोर्ना है और पीयूष है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं लेट द टाइम टेकन बाय पोर्ना सेपरेटली टू कंप्लीट वन वर्क। एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग जाता है उसको मान लो हम लोग ले रहे हैं x डेज, क्योंकि यहाँ डेज में बातचीत हो रहा है। इसका मतलब घुमा के लिख सकते हैं कि इन x डेज पोर्ना कंप्लीट्स वन वर्क। एक काम को करने के लिए पोर्ना को x दिन लग जाता है, तो फिर एक दिन में वो काम का कितना टुकड़ा कर पाते हैं। इन वन डे पोर्ना कंप्लीट्स 1/x वर्क। इसका क्या मतलब है, अगर 10 दिन लगता है एक काम को करने में, तो एक दिन में वो सिर्फ काम का 1/10 पार्ट ही कर पाएगी, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीयूष को 6 days ज़्यादा लगता है पोर्ना के मुकाबले। मैंने क्या बोला, करेक्शन कर लेना, पीयूष को 6 days ज़्यादा लगता है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय पीयूष टू कंप्लीट वन वर्क। एक वर्क कंप्लीट करने के लिए पीयूष को जो समय लग जाएगा वो x + 6 days लगेगा। तो घुमा के इसी बात को लिख सकते हैं कि इन x + 6 days पीयूष कंप्लीट्स वन वर्क। इसका मतलब है इन वन डे पीयूष कंप्लीट्स 1/x + 6 वर्क, यानी इतना पार्ट ही कंप्लीट कर पाएगा। बोल रहा है अगर ये लोग साथ में काम करें ना तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दिन में पोर्ना कितना करती है, इतना। एक दिन में पीयूष कितना करता है, इतना। देयरफॉर इन वन डे दे टुगेदर कैन कंप्लीट। अगर ये लोग एक साथ एक दिन के लिए काम कर ले तो एक दिन में ये लोग एक साथ 1/x + 1/x + 6 पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। वहीं पे अगर ये लोग 4 दिन एक साथ काम कर ले तो समझो, एक दिन एक साथ काम करेंगे तो इतना कंप्लीट कर पाएंगे, तो 4 दिन में लोग कितना कंप्लीट कर लेंगे, 4 इंटू कर देंगे। देयरफॉर इन 4 days दे टुगेदर कैन कंप्लीट। तो 4 दिन में ये लोग 4 × 1/x + 1/x + ये होगा। इसका मतलब है, और हम जानते हैं कि 4 दिन अगर ये लोग साथ में काम किए तो पूरा काम ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 दिन ये लोग अगर साथ में काम कर ले तो पूरा 1 जो काम है, 1 मतलब 1 पूरा काम, जो एक काम सौंपा गया था वो एक काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को वहाँ भेज देते हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1/4। फिर हम लोग यहाँ पे x + x + 6 + x = 1/4, यानी कि 2x + 6 और नीचे है x² + 6x = 1/4। तो इसमें हम लोग यहाँ पे
4 2x + 6, मतलब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक काम करें, इसको पहले इसे इंटू कर रही हूँ तो 1 से इंटू करके कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और 4 जब इससे होगा तो 8x + 24, यानी x² + 6x - 8x - 24 = 0, यानी x² - 2x - 24 = 0। मैं फास्ट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि तुम कर लोगे। इक्वेशन फॉर्मेशन में तो हमारा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे भयंकर लेवल का तुम लोग क्वेश्चंस कर चुके हो। 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 12 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, तो 2 लाना है, तो 3 2 से 6 करे, और यहाँ पे 2 2 4, तो 6 - 4 2 हो जाएगा, और 6 × 4 24 भी हो जाएगा, यानी 6 - 4 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x, यानी x कॉमन ले तो x - 6, और यहाँ पे 4 कॉमन ले तो x - 6। तो यानी कि या तो x का वैल्यू 6 है, अच्छा यहाँ डायरेक्ट नहीं करते, या फिर आइदर x - 6 0 है, यानी x का वैल्यू 6 है, या फिर x + 4 0 है, यानी x का वैल्यू -4 है। अब x था क्या? x था वो टाइम जो पौर्णा को लगता है काम को करने में, और जो टाइम यानी डेज लगेंगे, x क्या था? x वो नंबर ऑफ डेज था जो पौर्णा को लगता है काम को करने में। नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिंस x represents the number of days taken by Poorna to complete one work, it can't be negative. नेगेटिव नहीं हो सकता डेज, इसका मतलब x का वैल्यू -4 नहीं हो सकता, इसका मतलब x का वैल्यू 6 है, यानी पौर्णा को एक काम को अकेले करने में 6 डेज लग जाता है टू कंप्लीट वन वर्क सेपरेट, यानी अकेले वो एक काम को करती, कोई भी काम था तो उसको 6 दिन लगता, लेकिन अगर पौर्णा और पीयूष साथ में काम करेंगे तो 4 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज पौर्णा का ही निकालने